वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के सामने रेलवे एनटीपीसी, जो कि फ्रेंड्स आप लोग देखे होंगे लास्ट स्टेज आ चुका है। लास्ट स्टेज पे आप लोगों का एग्जाम चल रहा। तो चलिए मैं एक इंपॉर्टेंट सेशन लेके आऊँ और आप लोगों को मैं इस सेशन में आप लोगों को जो भी क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं जीके जीएस का और मैथ्स का, सारे क्वेश्चन को मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं एक सेट लेके आऊँ, इसी टॉप में आया और मैं जो बीच बीच में जो बताऊंगा सारे क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है सारे को मैं बता दूंगा। क्लियर है? तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को स्टार्ट कर लीजिए आप लोग। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग ग्रुप डी का भी प्रिपरेशन करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ग्रुप डी के लिए भी आप लोग के बीच में मैं पूरे का पूरे 100 क्वेश्चन सीरीज जो आप लोग का होगा जिस टाइप से होगा, मैं सारे के सारे पूरे साइंस का क्वेश्चन, मैथ्स का क्वेश्चन, जीके जीएस और रीजनिंग सारी को मैं डिस्कस कर दूंगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज रहा। देखिए, एक स्कूल में लड़कों की कुल संख्या लड़कियों की कुल संख्या से 20% अधिक है। स्कूल में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा? देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को लिख रहा लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 20% अधिक है। तो सबसे पहले जिससे अधिक होता है, हम लोग मान लिए गर्ल्स की संख्या 100 मान लिए, तो इससे 20% अधिक है, यानी 120 ले लिए। अब देखिए रेशियो में लाएंगे तो क्या होगा? 6:5 हो गया। तो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर होगा 6:5, जो कि ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन जनाब। ए बी से 25% अधिक है और बी सी से 30% कम है, और यदि सी डी से 20% अधिक है तो ए डी से कितने प्रतिशत अधिक होगा? ये कंडीशनल क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले लिखा ए बी से 25% अधिक है, तो हम लोग क्या करें, इसको कंडीशन के अकॉर्डिंग चलेंगे। देखिए ए आप लोग का बी से, तो हम लोग बी को अगर 100 मानते हैं तो ए क्या होगा? अल्टीमेटली 125 हो गया। अब लिख रहा बी सी से 30% अधिक है। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बी आप लोग का लिखा सी से, सबसे पहले सी को मान लेते हैं 100, तो बी क्या होगा? 70 हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। अब लिखा सी डी से 20% अधिक है, तो सी आप लोग का डी से, तो डी को मान लीजिए 100, तो सी को क्या मानेंगे? 120 मान लें। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सबसे पहले जो जो लिए हैं आप लोग इसको कैंसिल करने का प्रयास करें। देखिए इसको अगर तोड़िएगा तो 5 आ जाएगा, ये आप लोग का 4 आ गया। अगेन इसको तोड़िएगा तो 7 आएगा, ये आप लोग को तोड़िएगा तो 10 रहेगा। इसको तोड़िएगा तो ये अगर तोड़ते हैं तो देखिए ये भी आप लोग का 6:5 आ रहा है। क्लियर है? अब लोग क्या करेंगे? रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का रूल करेंगे, अप्लाई करेंगे। सबसे पहले देखिए ए बी सी का, आगे हम लोग क्या करें? ए बी सी का वैल्यू निकालें। तो देखिए 5 और 4 रेशियो, तो हम लोग यहाँ पे देखिए बी का वैल्यू क्या लिख रहा था? 7/10 लिख रहा है, तो ये सी के सामने लिख दिए। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग देखिएगा तो फ्रेंड ए बी सी का वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं। तो ए बी सी का अगर आप लोग वैल्यू निकालिएगा तो यहाँ पे 35 आ जाएगा। अगेन आप लोग कीजिएगा तो 28 आ जाएगा। फिर लास्टली अगर आप लोग कीजिएगा तो 40 आ गया, यानी कि ए का वैल्यू 35, बी का वैल्यू 28 और सी का वैल्यू 40 आ रहा। अब क्या करना? 35, 28 और 40 के रेशियो के बीच में लोग क्या करें? 6 और 5 को लेंगे। तो देखिए थोड़ा सा कलर को चेंज करते हुए मैं यहाँ पे लेने का प्रयास करूँ। देखिए आप लोग के सामने 35 है, अगेन आप लोग के सामने 28 है और फिर क्या था? 40 था। अब हम लोग क्या करें? सी का वैल्यू 6 था और डी का वैल्यू 5 था। हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। तो 36 को सबसे पहले 5 से गुना करेंगे, सॉरी 35 को 6 से गुना करें, 6×5 30 हो गया, 6 3 18, 18 3 कितना हो? 21, यानी 210 हो गया। फिर 28 को 6 से गुना करेंगे, 8 6 48 का 8, हाथ में 4, 6 दूनी 12, 4 कितना हो गया? 16। फिर 40 को 5 से गुना करेंगे, सॉरी 40 को फिर 6 से गुना करेंगे, 240 हो गया। क्लियर है? अब लास्टली 40 को 5 से गुना करेंगे तो 200 होगा। अब देखिए आई थिंक ए का वैल्यू हो गया 210, बी का वैल्यू हो गया 168, सी का वैल्यू 248 था और डी का वैल्यू 200 आ गया। अब आप लोग क्वेश्चन लिखा है ए डी से कितने प्रतिशत अधिक है? तो फ्रेंड्स ए का अगर आप लोग वैल्यू देखना चाहते हैं अच्छे से तो 210 है। क्लियर है? डी का वैल्यू कितना लिख रहा? 200 लिख रहा। तो कितना अधिक है? तो देख सकते हैं 10 अधिक है विथ रिस्पेक्ट टू किससे बोले? डी में। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल वे में क्या कर सकते हैं? देखिए टोटल अगर रेशियो में लिख रहे हैं तो 21 - 20 कर सकते थे बाय टोटल, यहाँ पे हम लोग क्या करें? 20 करते हैं, इंटू क्या करते हैं? 100 करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर तोड़ते तो देखिए 5 इधर हो गया, 21 में से 20 गया तो 1 बचा, तो 1 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा? 5%। तो इस टाइप से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग किसी और भी मेथड का यूज कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 रुपये प्रति केजी और 40 रुपये प्रति केजी कीमत वाले दो वस्तुओं के चावलों को 3:2 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो परिणामी मिश्रण के केजी का अनुपात की गणना करें। फ्रेंड्स कुछ नहीं करना। देखिए सबसे पहले 25 केजी वाला है, ठीक है, तो 25 केजी वाला का अनुपात लिख रहा 3 में। क्लियर है? उसी प्रकार 40 वाला का देखिए तो 2 में लिख रहा। अब हम लोग क्या करें? टोटल रेशियो देंगे 3 और 2, तो 3 और 2 क्या होता है? 5। अब 25 को 3 से गुना किया, यहाँ पे 75 आ गया। उसी में 40 को 2 से गुना किया, 80 आ गया। भाई क्या करेंगे? 5। अब देखिए 50 और 80 को अगर ऐड करेंगे तो 155 आएगा। क्या आएगा? 155 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो अल्टीमेटली 3 और 1 आएगा। तो इसका राइट आंसर आएगा 31 रुपये आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो 31 रुपये आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा है क्वेश्चन, इस टाइप से पूछा जा रहा है रेलवे एनटीपीसी में। चलिए देखते हैं क्या लिख रहा है ये।
क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 13 सेंटीमीटर है। एक अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा। यहाँ पे अगर थोड़ा सा देखते हैं तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की बोल रहा, कुछ नहीं करना। जब भी उभयनिष्ठ की बात करना चाहते हैं, देखिए आप लोग क्या कि दोनों को जोड़ दिए, 3 2 क्या हो गया 5 हो गया, और यहाँ पे क्या लिखा 13। तो आप लोग जानते हैं 5 13, तो एक और ट्रिपलेट में क्या होता है 5 12 13। तो अगर कहीं 12 है तो आप लोग 12 को क्लिक कर सकते हैं। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर हम लोग क्या हो गया 1 हो, यानी कि 12 को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। वैसे अगर फॉर्मूला पेस्ट बनाना चाहते हैं तो आप लोग देखिए एक अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श की लंबाई का जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं डी का स्क्वायर। आई थिंक डी का स्क्वायर माइनस उभयनिष्ठ में क्या कहते हैं, दोनों का त्रिज्या का सम करके हम लोग स्क्वायर करते हैं। अब देखिए डी का वैल्यू देखिए 13 था, तो 13 का स्क्वायर कहते हैं 169 आता है, माइनस 3 और 2 क्या होता है 5, तो 5 का स्क्वायर 25 का आता है, तो अंडर रूट 144 आता है। 144 का वैल्यू क्या होता है 12 होता है। देखिए स्टेप से मैं आप लोगों को बता दिया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सबसे पहले अगर आप लोग बनाते हैं तो देखिए ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए। 12 और 18 क्या होता है 30 होता है, 30 को 2 से भागा देंगे तो 15 हो गया। क्लियर है। माइनस 11 रहने 11 16 को 4 से गुना करेंगे 64 आ गया, माइनस यहाँ 28 रहने देंगे, प्लस 13 रहने देंगे। अब यहाँ पे गुना कीजिए, माइनस 18 को प्लस 15 से गुना कीजिएगा ना, तो अल्टीमेटली -3 आएगा, -3 आएगा। अब इसको पूरे का पूरे सॉल्व करेंगे तो सिंपल में आप लोग का 1% आ जाएगा। क्या आएगा 1 आएगा। तो राइट आंसर है बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आयताकार लॉन की चौड़ाई 8% कम की जाती है तो उसकी लंबाई में 15% की वृद्धि होती है, तो लॉन के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। देखिए इसके लिए रामबाण फार्मूला का यूज किए। सबसे पहले देखिए लंबाई में 15% का वृद्धि कर रहे हैं, तो फ्रेंड लंबाई में 15% वृद्धि करिए। क्लियर है। चौड़ाई में 8 की कमी कर दिया, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। फिर क्या करेंगे 15 गुना हम लोग 8 करेंगे, बाई क्या करेंगे फ्रेंड तो 100 कर देंगे। अब आप लोग सॉल्व कीजिए ना, 4 दूनी 8 हो गया, फिर 25 चौक 100 हो गया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे, 5 दिए 15 हो गया, फिर 5 बचे 25 हो गया। अब यहाँ से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 7 माइनस 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आई थिंक 1.2 आएगा। क्लियर है। अब यहाँ से टोटल सॉल्व किए तो 5.8% आएगा, जो कि वृद्धि के रूप में आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो 5.8% वृद्धि। तो ऑप्शन नंबर जाएंगे तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद का क्या उपयोग है। अल्टीमेटली फ्रेंड निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद का जो उपयोग होता है प्रति व्यक्ति आय की गणना में करने में करते हैं। कहाँ पे करते हैं प्रति व्यक्ति आय की गणना में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। क्लियर है। चलिए एंड नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के पश्चिमी तटीय मैदानों के मध्य विस्तार को किस नाम से जाना जाता है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए भारत के सबसे पहले अगर आप लोग पश्चिमी मैदान बनाना चाहते हैं, इस टाइप से आप लोग देखोगे। देखिए ये आप लोगों का पूर्वी मैदान होता है, ये पश्चिमी मैदान, जहाँ पे दोनों मिलता है उसे बोलते हैं नीलगिरी के पत्थर। क्लियर है। तो फ्रेंड्स याद रखिए भारत के पश्चिमी तटीय मैदानों के विस्तार को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए अगर अभी देखिए मैं अगेन आई रिपीट, देखिए इस टाइप से अगर आप लोग बनाते हैं, देखिए अगर आप लोग बनाते हैं भारत के मैप के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो देखिए पश्चिमी की बोल रहा है, ये आप लोग का पूर्वी है। तो पश्चिमी में आप लोग यहाँ पे होता है गुजरात GMG, यहाँ पे महाराष्ट्र होता है, फिर गोवा होता है, यहाँ पे कर्नाटक और केरल होता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले गुजरात और महाराष्ट्र के बीच जो होता है आप लोग पढ़े होंगे कोंकण होता है। फिर यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे कोरोमंडल होता है, सॉरी कन्नड़ होता है, लास्ट में क्या लेते हैं मालाबार लेते हैं। तो यहाँ पे यहाँ पश्चिमी की बात करना चाहते हैं, तो देखिए ये आप लोग का पश्चिमी के पार्ट्स हो गया था। क्लियर है। अब वही पूर्वी की पार्ट्स लेंगे तो यहाँ पे बोलते हैं उत्तरी सरकार लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कोरोमंडल तट। तो यहाँ पे लिखे किस नाम से आता है। तो अल्टीमेटली मैं आप लोग को बता दिया। तो 8वां का राइट आंसर क्या होगा कन्नड़ मैदान होगा। क्या होगा कन्नड़ मैदान। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। याद रखिए भारत के पश्चिमी तटीय मैदानों के मध्य विस्तार को, यहाँ पे देखिए मध्य था नहीं है, तो मध्य विस्तार को क्या बोलते हैं कन्नड़ मैदान। और सबसे उत्तरी की बात करते हैं तो कोंकण बोलेगा, मध्य में हो गया कन्नड़, और सबसे लास्ट दक्षिणी बोलते हैं तो मालाबार होता है। क्लियर है। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। बातें करना चाहते हैं यहाँ पे, देखिए सबसे पहला था कोंकण किसके बीच होता है। तो कोंकण जो तट होता है आप लोग याद रखें दमन और गोवा के बीच में होता है, दमन और गोवा के बीच में होता है। वही मालाबार की बात करना चाहते हैं तो मालाबार जो होता है मंगलोर से लेकर कन्याकुमारी के बीच में होता है। क्लियर है। और कोरोमंडल तट की बात करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स कोरोमंडल जो आप लोग का होता है ये यानी कि पुलिकट झील से लेकर कृष्णा नदी के बीच में होता है। क्लियर है। तो ये सारी चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उस चोल अभिलेख का नाम बताएं जिसमें चोल साम्राज्य में स्थानीय प्रशासक में सभा के आयोजन के तरीके का विवरण दिया गया था। तो फ्रेंड्स इसके राइट आंसर होगा उत्तर मेखर अभिलेख होगा। क्या होगा उत्तर मेखर अभिलेख होगा। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। 1857 में लड़े गए चिन्हट के युद्ध में ब्रिटिश सेना का युद्ध किस सैन्य अधिकारी ने किया था। अल्टीमेटली आप लोग देखोगे चिन्हट का युद्ध के बारे में बोला। तो फ्रेंड्स याद रखिए 1857 का जो चिन्हट का युद्ध में था ना लैरी हॉरेंस थे, क्या ना हेनरी लॉरेंस थे। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। क्लियर है।
चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सा केंद्र शासित प्रदेश में तरपा उत्सव मनाया था? तो ये क्वेश्चन एनटीपीसी के मेंस में हमारा ही पेपर में पूछा था। तो याद रखिए, तरपा उत्सव जो मनाया था वह दादर एवं नागर हवेली में मनाते। कहाँ मनाते हैं? दादर एवं नागर हवेली में। तो ऑप्शन नंबर हम लोग क्या करेंगे? डी को क्लिक करेंगे। क्लियर है? चलिए, और फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहते हो दादर नगर हवेली और दमन दीव दोनों को मर्ज करके एक यूटी बना दिया, जो कि 25 जनवरी 2020 को ये फैसला लिया गया था। 25 जनवरी 2020 को। आप लोग यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा दादर नगर हवेली और दमन एवं दीव का भी उपराज्यपाल कौन है, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वैसे में आप लोग बताना चाहते हैं यहाँ पे प्रफुल्ल पटेल है। क्लियर? इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में होगा। क्लियर है? चलिए, और इसके साथ साथ याद है कि यहाँ का जो तरपा नृत्य है, साथ साथ भवाड़ा भी नृत्य होता है, ढोल नृत्य भी होता है, थाली नृत्य भी होता है। क्लियर है? चलिए, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस हो सकता है। तो नेक्स्ट लिख रहा 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले किस नदी को पार किया था? ये क्वेश्चन एनटीपीसी का क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स याद रखें, सबसे पहले 380 ईसा पूर्व में 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किसने किया था? सिकंदर ने। और सिकंदर ने सबसे पहले किस नदी को पार किया था? सबसे पहले उन्होंने सिंधु नदी को पार किया था। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, सबसे पहले उन्होंने सिंधु नदी को पार किया था। क्लियर है? याद रखिएगा आप लोग। और इसके साथ साथ उन्होंने याद रखिएगा, इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंस ये होता है, ये जो युद्ध हुआ था वह झेलम के नदी पे हुआ था, यानी झेलम नदी के तट पे हुआ था। याद रखिए, ये क्वेश्चन आता है किस नदी के तट पे हुआ था? तो झेलम नदी के तट पे हुआ था। एक क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन आता है इन्होंने किस नदी को पार करने से मना कर दिया था? तो याद रखिएगा, सिकंदर की सेना ने व्यास नदी, देखिए व्यास नहीं दिख रहा, सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। यानी देखिए, व्यास नदी को पार नहीं किया था, और लड़ाई कहाँ पे किया था? झेलम नदी के तट पे। क्लियर है? और किसको पार किया था? सिंधु को। ये आप लोग का रीजनिंग का क्वेश्चन आगे देखिए, MEZPIESMJVQR। देखिए एम आता आप लोग का 13 में, 13 3 16, 16 3 19, 19 3 22, 22 3 25। तो 25 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? तो फिर 25 आप लोग को वाई में आता है। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए वाई से पहला ही स्टार्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन एन भी। यहाँ पे हम लोग को देखना पड़ेगा कौन सा यूज किया गया। सबसे पहले हमें लग रहा है अपोजिट है। देखिए एन है, इसके बाद आप लोग का डी है, फिर ई है। अगर आप लोग देखिए ई का अपोजिट क्या होता है? भी। डी का क्या होता है? डब्ल्यू। और एन का क्या होता है? एम। देखिए अपोजिट कर दिया ना, तो जस्ट लाइक से हम लोग क्या करें? XTU का बात करें, XTU। यू का अपोजिट एफ होता है, जी का होता है, टी होता है, एक्स का क्या होता है? अल्टीमेटली एक्स का होता है, फिर XC होता है। क्या होता है? XC होता है। तो FGC लिखेंगे। FGC अगर कहीं मिलता तो आप लोग क्लिक कर सकते हैं। FGC यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए इसको देखते हैं, 16 64 320। सबसे पहले आप लोगों को पता है 16 का पारा में 4 से गुना किया तो 64 आएगा। और उसी प्रकार अगर आप लोग फ्रेंड इसको 64 को 5 से गुना करेंगे 320 आएगा। 23 को 4 से गुना करेंगे 92 आएगा। और 92 को 5 से गुना करेंगे तो 460 आ गया। क्लियर है? तो जस्ट लाइक सेम पैटर्न पे आप लोगों को देखना कौन सा सूटेबल हो रहा। तो देखिए 10 चौक 40 हो गए, 40 को 5 से गुना करेंगे तो 200 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। काफ़ी ईजी से आप लोग बना सकते थे। तो 15वां राइट आंसर को ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए 16वां देखते हैं क्या लिख रहा है। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, सभी पी क्यू है। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करें? देखिए सारे पी है तो सारे पी को हम लोग क्या मान लेंगे? क्यू मान लेंगे। यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया। कुछ एक्स क्यू है तो मान लें कुछ एक्स क्या मान लें? क्यू मान लिए। अब लिख रहा है सभी एक्स पी है, तो सभी एक्स पी है नहीं, पहला कैंसिल कर दिए। कुछ एक्स क्यू एक्स है तो बिल्कुल है, तो केवल निष्कर्ष 2 सही करेगा। तो फ्रेंड्स केवल निष्कर्ष 2 सही करता, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। देखिए इसको आप लोग को चुनना है कि कौन सा होगा। देखिए आप लोग को अरेंज करना है कि किस अरेंज के अकॉर्डिंग जा रहा। देखिए सबसे पहले जी जे है, तो जी जे का संबंध जो लिखा आर डी से लिख रहा। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा कैटेगरी में बैठा है। देखिए नहीं तो जी आप लोग का होता है 7 में, आई होता 9 में, तो देखिए के होता है 11 में, एम होता 13 में, 2 बढ़ा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं? देखिए आर के बाद 2 बढ़ा दे तो आर होता है 18, 18 तो 20, तो 20 में होता है टी, टी से स्टार्ट कौन है? बी या डी। अब देखिए जे होता था 10 में, 10 में क्यू बढ़ाने के लिए इस जे क्यू जो उल्टा कर दे। देखिए यहाँ भी एम का उल्टा है ना, तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले आर, तो आर में लोग 2 बढ़ाए थे तो आर में टी हो गया, और डी का उल्टा क्या होता है? डी डब्ल्यू होता है, तो टी डब्ल्यू यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। थोड़ा सा आप लोगों को कंसेप्चुअल का यूज करना पड़ेगा, हालांकि आप लोग का प्रिपरेशन पूरे होगा। देखिए अब इसको सॉल्व करना, इसमें विषम कौन है? तो अल्टीमेटली अगर आप लोग देखिएगा, देखिए ये दोनों एक साथ सीरीज में है, ये भी देखिए दोनों सीरीज में जा रहा है। ठीक है, ये भी अगर आप लोग देखिए जो एक ही में, देखिए ये दोनों एक ही में आ रहा। अब इसमें देखिए इसमें है तो ये इसमें अलग में आ रहा, इसमें भी देखिए तो ये दोनों एक ही में आ रहा। इसमें अगर भी देखते हैं तो इसमें ये यहाँ पे आ रहा, इसमें यहाँ पे आ रहा।
तो फ्रेंड्स थोड़ा सा कंसंट्रेट करते हैं ना, देखिए सॉरी एक मिनट, थोड़ा इसमें मिस्टेक हुआ हमसे। देखिए थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। देखिए इसमें आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए एक ही लाइन में दोनों आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 18 के ए को क्लिक कर सकते हैं। तो 18 नंबर देखिए आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, ए विकल्प को छोड़कर देखिए इससे सभी विकल्प के अंदर वाली आकृति बाहर वाला आकृति के अलग अलग भुजा पे है, और इसमें एक ही भुजा पे, इसमें देखिए तो एक इसमें है तो एक इसमें आ रहा, इसमें एक इसमें आ रहा तो एक इसमें आ रहा, इसमें देखिए तो इसमें है तो एक इसमें, इसलिए आप लोग को गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऊष्मा स्थानांतरण की किस विधि में ऊष्मा ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए स्थानांतरित होती है। तो फ्रेंड्स देखिए ऊष्मा स्थानांतरण के लिए बोला ना, तो ऊष्मा स्थानांतरण किस विधि में ऊष्मा ऊर्जा विद्युत चुंबकीय के रूप में स्थानांतरित होती है। तो यहाँ पर ऊष्मा ऊर्जा, तो अल्टीमेटली 19 का राइट आंसर होगा विकिरण माध्यम से होता है। क्या होता है? विकिरण माध्यम से। आप लोग को पता है सूर्य का जो प्रकाश भी आता है आप लोग को विकिरण माध्यम से आता है, क्लियर है। और चालन आप लोग आयरन अगर करते हैं या फिर लोहे को छूते हैं गर्मा गर्म, तो वो सब साले चालन होता है। पानी गर्म करते हैं तो संवहन हो गया। चलिए किसी विलयन की मोलरता को किस इकाई में मापते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे लिटी पानी। तो देखिए मोलरता को मापने का जो यूनिट है मोल पर लीटर होता है, मोल प्रति लीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करें, मोल प्रति लीटर हो गया। ये क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। राकेश की तुलना में सपना दोगुनी कुशल है। राकेश की तुलना में सपना दोगुनी कुशल यदि वे दोनों एक परियोजना पर एक साथ कार्य करते हैं और उसे 48 दिन में पूरा करते हैं, तो सपना अकेले उस परियोजना को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए ये राकेश है और ये आप लोगों का सपना है। राकेश की तुलना में सपना दुगनी कार्य करता है। देखिए राकेश एक है तो सपना दोनों है, ठीक है। वे दोनों एक परियोजना पे 7 कार्य करता है, इसे 48 दिन में पूरा कर। देखिए दोनों यानी 3 कर दिए। अब यहाँ पे कितना दिन में करा? 48 दिन में, क्लियर है। अब देखिए तो सपना के लिए, तो सपना का क्षमता का देखिएगा तो फिर सपना का क्षमता तो 2 था, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 का पावर में 48 24 में आता है, 24 को 3 से गुना करेंगे 72 आएगा। तो इसका राइट आंसर अगर देखिए तो 72 होगा। तो ऑप्शन है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर देंगे। तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्लियर है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए क्लास 11 का क्वेश्चन है ये। इसमें देखिएगा तो 71 और 19 को जोड़े तो 90 आ रहा। तो फ्रेंड्स ये आप लोग को जो ना tan a + b का फॉर्मूला पे लिख दिया। अब आप लोग को मैं लिख देना चाहता हूँ फॉर्मूला, तो अगर आप लोग पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हो तो याद कर लीजिएगा। tan a + b का फॉर्मूला होता है सबसे पहले tan a + tan b होता है। देखिए आई अगेन रिपीट, tan a + tan b होता है। हम लोग क्या लिखेंगे? tan a + tan b बाय लिखते हैं 1 - tan a × tan b होता है। ये फार्मूला होता है आगे tan a + b का, ये फार्मूला को लिख लीजिएगा। अब देखिए ए के जहाँ पे देखिए तो कितना लिख रहा है? 79 लिख रहा है। बी के यहाँ पे क्या लिख रहा है? 19 लिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? tan कर देंगे। अब ए के यहाँ पे था 71 था, अब बी के यहाँ पे कितना था? 19 था। अब यहाँ पे देखिए तो tan आप लोगों का क्या आ जाएगा? 19 आ गया। tan 90 का वैल्यू अल्टीमेटली आप लोग जानते हैं tan 90 का वैल्यू होता है अपरिभाषित होता है। क्या होता है? अपरिभाषित। तो इसका राइट आंसर होगा अपरिभाषित यानी इनफिनाइट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए एक समकोण त्रिभुज की 2 छोटी भुजाओं की लंबाई 7 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। सबसे पहले देखिए एक समकोण त्रिभुज को बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना दिए। अब इसकी 2 छोटी लंबाई यानी एक 7 मान लें, एक आप लोग का 24 मान लिया, तो अल्टीमेटली इसका हाइपोटेनस निकालेंगे तो क्या होगा? ट्रिपलेट से 25 होगा। इस त्रिभुज का परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त का मीन्स होता है आप लोग का बाहरी वृत्त का। देखिए मान लीजिए वृत्त बनाए, क्लियर है। तो इसका आप लोग को त्रिज्या निकालना है। सबसे पहले फ्रेंड परिवृत्त को हम लोग क्या लिखते हैं? आर लिखते हैं। अब ये आर निकालने के लिए क्या करते हैं? जो हाइपोटेनस होता है उसको हाफ करते हैं। तो हाइपोटेनस का वैल्यू 25 था, 25 को अगर आप लोग 2 से डिवाइड कीजिएगा तो अल्टीमेटली कितना आएगा? 12.5 आएगा। तो राइट आंसर आएगा 12.5 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन है तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्लियर है। तो इस टाइप से आप लोग काफ़ी मोहब्बत से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन को आप लोग को बनाना, यदि a बराबर √2 - 1 पर पावर 1/3 लिख रहा, तो फ्रेंड इसमें जब भी स्टेप्स आएगा, देखिए इस स्टेप्स का क्वेश्चन लिख रहे हैं ना, तो हम इसमें क्या करेंगे? देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे? आप लोग देखिए यहाँ पे वैल्यू 1/3 था ना ये, तो हम क्या करेंगे? दोनों साइड अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए a³ आ गया, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा a³ का वैल्यू आप लोग के सामने आएगा √3 - 1 आ गया, क्लियर है। अब यहाँ पे थोड़े से हम लोग क्या करेंगे? केवल सॉरी यहाँ √2 था, ये √2 - 1 आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग? a³ आ गया, तो हम लोग क्या करें? इसी ग्रुप में 1/a³ निकालेंगे, तो अल्टीमेटली ये इन्वर्स हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 1/a³ निकालेंगे ना, तो सिंपल वे में हम लोग निकालेंगे तो 1 लिखेंगे। अब इसका वैल्यू क्या है? √2 - 1 आ रहा है, क्लियर है। अब इसके अकॉर्डिंग इसको हम लोग रेशनलाइजेशन करेंगे, तो देखिए माइनस है तो यहाँ प्लस कर देंगे, जस्ट लाइक से √2 है यहाँ पे +1 कर देंगे। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो √2 + 1 आ गया। क्या आ गया? √2 + 1 आ गया, क्लियर है। अब इसी के अकॉर्डिंग अगर आप लोग पूरे का पूरे सॉल्व किए होंगे तो देखिए एक का वैल्यू क्या था, तो टोटल सॉल्व किए तो -2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे।
एक दुकानदार डेयरी उत्पादों पर 10% की छूट देता है और फिर भी 20% का लाभ कमाता है। 420 रुपये के अंकित मूल्य वाले डेयरी उत्पाद पर दुकानदार के लिए वास्तविक कीमत क्या होगा? इसके लिए आप लोग कुछ मत कीजिए, देखिए आप लोग रियल कीमत निकालना ना। सबसे पहले देखिए एमपी कितना था, 420 था, क्लियर है। इस पर देखिए 10% का आगे छूट दे रहे हैं, तो 10% का अगर आप लोग छूट दीजिएगा तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, क्लियर है। फिर भी 20% का लाभ कमाता, तो 20 कमाता लाभ कमाता है ना, तो हम लोग क्या सेलिंग करें तो ऊपर 100 करेंगे, अब 20% लाभ यानी 120 कर देंगे। अगर आप लोग सॉल्व करते हैं इसको तो 0 0 कैंसिल कर दें, ये 5 आप लोग का आ गया, ये क्या आ गया, 6 आ गया। 6 का 12 में 90 कितना बना था, 15 बना है। अब कीजिए तो 420 गुना 15 गुना 5 कीजिएगा, तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स अगर आप लोग इसको सॉल्व करते हैं तो टोटल आप लोग को जो आंसर आएगा 420 नहीं था बल्कि यहाँ पे टोटल सॉल्व किया तो 315 रुपये आएगा। क्या आएगा, 315 रुपये आएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, तो 315 रुपये इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। एक ही जगह से 9 मिनट के अंतराल पर 2 बंदूक चलाई जाती है। उस स्थान पर आने वाले एक व्यक्ति देखता है कि 2 बंदूकों की आवाज़ सुनने के बीच 8 मिनट 48 सेकंड बीत चुके हैं। यदि ध्वनि का वेग 330 मीटर प्रति सेकंड है तो वह व्यक्ति उस स्थान पर किस चाल से आ रहा है? तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, व्यक्ति की चाल निकालने के लिए सबसे पहले समय में अंतर देखेंगे। तो एक लिख रहा आप लोग का देखिए 9 मिनट था, एक लिखा 8 मिनट 48 सेकंड था। तो अल्टीमेटली क्या करेंगे, 9 मिनट बराबर कितना होता है, तो हम लोग 9 मिनट बराबर इसको सेकंड में बदलेंगे, तो 9 छक 54 हो गया, यानी 540 सेकंड हो गया। अगेन 8 मिनट 48 सेकंड को अगर तोड़िएगा ना तो 8 मिनट 48 सेकंड, 8 छक 48, 8 छक कितना, तो 48, यानी कि देखो 8 छक 48 480 हो गया, और 48 को जोड़ दीजिए ना, ये तो 8 4 12 यानी 500 कितना आ गया, 528 आ गया। तो यहाँ पे 528 को हम लोग घटा देंगे, यानी टोटल टाइम का अंतर देखिए तो 12 आ गया। क्या आ गया ये, तो टोटल सबसे पहले 12 लिख दिए अंतर बटा सुनने वाला का समय, तो 8 मिनट 48 सेकंड था, तो 8 मिनट 48 सेकंड को जोड़े कितना गया, तो 528 आ गया, क्लियर है। अब इसको क्या करेंगे, सेकंड कितना था, देखिए चाल निकालना था, तो यहाँ पे ये नहीं कि आप ध्वनि की चाल निकालता, ध्वनि की चाल कितना लिखा था, 330 मीटर पर सेकंड लिख रहा था। अगर आप लोग इसको कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में बदल दिए तो 18/5 से गुना कर देंगे। अगर इसको आप लोग पूरे का पूरे सॉल्व करते हैं तो 27 किलोमीटर पर आवर आएगा। कितना आएगा, 27 किलोमीटर पर आवर। तो फ्रेंड्स राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए हेली धूमकेतु कब दिखाई देगा? अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को पता है हेली धूमकेतु जो लास्ट टाइम जो दिखाई दिया था वह आप लोग के सामने 1986 में दिखाई दिया था, क्लियर है। तो ये अगले बार जो दिखाई देगा इसमें हम लोग क्या करेंगे, 76 वर्ष जोड़ देंगे। तो देखेंगे 76 वर्ष जोड़ेंगे तो 2 आ रहा, 8 7 15, 1 16 आ रहा, यहाँ पे 20, तो 2062 में दिखाई देगा, जो कि ऑप्शन है नहीं है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा तो 2061 हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम्पी साम्राज्य की राजधानी क्या है? सबसे पहले फ्रेंड याद रखिए हम्पी साम्राज्य की राजधानी जो है विजयनगर है। क्या ये, विजयनगर। तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी किसकी, हम्पी है, क्लियर। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। हम्पी जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। और याद रखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का बंधुओं ने 1336 में किया था, क्लियर है। इसमें याद रखिए विजयनगर साम्राज्य को कुल 4 भागों में बांटा गया। इसके लिए ट्रिक याद कर लिए, सांस तो अब तो आओ, देखिए सांस तो आओ, तो अब सांस तब आओ, ये सांस तो आओ। देखिए सांस हो गया आप लोग का सबसे पहले संगम वंश हो गया, फिर सांस हो गया सुलु वंश, ताश हो गया तुलु वंश हो गया, आ से आराविलु वंश हो गया, यानी 4 है, क्लियर है। और याद रखिएगा हम्पी को यूनेस्को लिस्ट में शामिल किया गया, तो यूनेस्को लिस्ट में इसे 1986 में शामिल किया गया। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। हम्पी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें कितने रुपये के नोट के पीछे, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धूपगढ़ की सर्वोच्च चोटी किस श्रेणी का है? तो फ्रेंड सबसे पहले याद धूपगढ़ की सर्वोच्च चोटी होती है वह सतपुड़ा की होती है। तो धूपगढ़ सर्वोच्च चोटी किसका होता है, सतपुड़ा श्रेणी का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। और याद रखिए सतपुड़ा की पहाड़ी क्वेश्चन आता है कहाँ पे, तो याद रखिए ये एमपी में, एमपी बोले तो मध्य प्रदेश में, क्लियर है। चलिए इसकी ऊंचाई की बात करना चाहते हैं 1350 किलोमीटर है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बात करते हैं अरावली का। तो फ्रेंड्स ये अरावली जो होता है आप लोग याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा जा रहा। तो अरावली की सर्वोच्च चोटी जो होता है वह गुरु शिखर होता है, याद रखिए गुरु शिखर होता है। अभी जो एनटीपीसी में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा वह डायरेक्शन के अकॉर्डिंग पूछा कि देखिए जैसे कि अगर पूछ देंगे यहाँ पे सतपुड़ा की श्रेणी अरावली की श्रेणी से किस दिशा में है, तो अल्टीमेटली अगर आप लोग मैप बनाते हैं तो देखिए मैप अगर पढ़े होंगे तो आप लोग को पता सतपुड़ा की श्रेणी कहाँ पे आता है, तो मध्य प्रदेश में आता है, ठीक है। और अरावली की श्रेणी कहाँ था, राजस्थान में। तो देखिए सतपुड़ा की श्रेणी राजस्थान से क्या दक्षिण में आएगा, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्लियर। इस चीज़ को आप लोग ध्यान देख दीजिएगा। चलिए और बात करते हैं विंध्य श्रेणी। तो फ्रेंड्स याद रखिए विंध्य श्रेणी, तो विंध्य श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है वह गुडविल का शिखर होता है, क्लियर है। और अजंता की गुफा कहाँ पे, तो महाराष्ट्र में है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। और ये कहाँ पे बने थे? तो सबसे पहले याद रखें ये कांग्रेस अधिवेशन के मद्रास अधिवेशन, जो कि मद्रास अधिवेशन 1887 में हुआ, तो वहाँ पे अध्यक्षता किए थे। क्लियर है? इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। और वही बोलता है दूसरा अध्यक्ष कौन थे? तो 1896 में, जो कि 1800 रहीमतुल्ला ने अध्यक्षता किया था, वो थे। क्लियर? इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए बातें करना चाहते हैं दादा भाई नौरोजी का। तो फ्रेंड दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के कुल 3 बार अध्यक्ष बने। सबसे पहली बार बने थे 1886 में, सेकंड टाइम जो बना था 1893 बने थे, और लास्टली बने थे 1906 में बने थे। इस चीज़ को आप लोग को याद रखना पड़ेगा। क्लियर है? तो पहला जो बने थे यहाँ पे बने थे कलकत्ता अधिवेशन में, सेकंड बने थे लाहौर अधिवेशन में, और थर्ड भी बने थे शायद कलकत्ता अधिवेशन था। ये तीनों चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? और अबुल कलाम आज़ाद, तो फ्रेंड्स अबुल कलाम आज़ाद सबसे यंग, यानी कि क्वेश्चन आता है सबसे युवा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे, तो अबुल कलाम आज़ाद थे। क्लियर है? और आई थिंक ये 1940 के समय भी बने थे, जो कि झारखंड के रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता भी किए थे। क्लियर है? तो ये सब सारी चीज़ों को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन यू नो, सर्वोच्च न्यायालय ने मई 2023 में कहा कि वह किसके तहत अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करके अपूर्ण रूप में टूट चुके हुए विवाह या, देखते हैं क्वेश्चन क्या लिख रहा है, विवाह या जिसमें सुधार की कोई संभावना हो ना हो को अपने आधार मानते हुए विवाह विच्छेद का निर्णय ले सकता है। तो इसके लिए अगर आप लोग पढ़े होंगे तो ये आप लोग का आर्टिकल देखिए, संविधान संशोधन का अनुच्छेद नंबर 142 के तहत कहा था, यानी 142 के तहत। चलिए इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता देना चाहता हूँ। देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने मई 2023 में कहा कि वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने, देखिए भारतीय संविधान का आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने विवेकाधिकार का उपयोग करके अपूर्ण रूप से टूट चुके विवाह या उस पर सुधार के लिए कोई संभावना ना हो को आधार मानते हुए विवाह विच्छेद का निर्णय दे दिया। क्लियर? इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखेगा। बातें करना चाहते हैं आर्टिकल 142 के बारे में। तो आर्टिकल 142 के तहत उच्चतम न्यायालय को एक ऐसे डिक्री या आदेश जारी करने का शक्ति प्रदान दी गई है जो उसके समक्ष लंबित किसी वाद या विषय में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो। क्लियर है? यानी कोई भी चीज़ जो डिसीजन मेकर होता है वो आर्टिकल 142 के तहत देते हैं सुप्रीम कोर्ट। वही बात करना चाहते हैं आर्टिकल 143। तो ये कल के पेपर में मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ 18 तारीख यानी 18/6/2025 के फर्स्ट शिफ्ट पे आर्टिकल 143 से पूछा गया था। तो देखिए आर्टिकल नंबर 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने के राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान, यानी परामर्श का आदेश प्राप्त है। क्लियर है? किसको? तो राष्ट्रपति को। इस चीज़ को भी याद रखिएगा, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति उपवन है। क्लियर है? चलिए बातें करना चाहते हैं आर्टिकल 32। तो अल्टीमेटिव आर्टिकल 32 जो है ना वह रीट यानी कि रीट के बारे में बताता है। रीट यानी जिसे बोलते हैं भारतीय संविधान का संवैधानिक पद है। ठीक है? तो रीट के बारे में दिया गया। चलिए और बात करना चाहते हैं आर्टिकल 136। तो फ्रेंड्स याद रखें आर्टिकल 136 जो होता है अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत से संबंधित होता है। क्लियर है? अब याद रखिए आर्टिकल 32 सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा और हृदय बताया था। किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बताया था। ये सारी चीज़ों को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट्स में बताना चाहता हूँ। देखिए एक होता है आप लोग का सबसे इंपॉर्टेंस, तो एक होता है आर्टिकल 137 में डिस्कस कर देना चाहता हूँ। तो इसमें निर्णय या आदेशों का उच्चतम न्यायालय के विशेष इजाजत का संबंधित होता है। वही आर्टिकल 138 जो आप लोग का होता है उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि से संबंधित होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट 139 कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त दिए जाने की समृद्धि होता है। क्लियर है? चलिए तो यहाँ से मैं पूरे का पूरे बता दिया हूँ। देखिए याद रखिए संसदीय स्थानीय समितियों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। सबसे पहले फ्रेंड याद रखिए संसदीय अस्थायी समितियों का जो कार्यकाल होता है केवल 1 वर्ष का होता है। कितना वर्ष का होता है? केवल 1 वर्ष का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करें। क्लियर है? याद रखिए मोटे तौर पर संसदीय समिति 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अस्थायी समिति, एक होता है संदर्भ समिति। बातें करना चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ संसदीय, देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जो मैं बता रहा हूँ। देखिए इसमें आप लोग का जो सबसे इंपॉर्टेंस जो होता है एक होता है लोक लेखा समिति। सबसे पहले फ्रेंड लोक लेखा समिति के बारे में जाने। देखिए एक होता है लोक लेखा समिति। तो लोक लेखा समिति तो फ्रेंड्स मैं आप लोग बताना चाहता हूँ लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। 22 सदस्य में देखिए 15 जो आप लोग का होता है वह लोकसभा से होते हैं और 7 जो होते हैं वह राज्यसभा होता है। इस चीज़ को आप लोग को याद रखिएगा, 15 होते हैं लोकसभा से, 7 होते हैं राज्यसभा से। और इसका जो अध्यक्ष होता है वह हमेशा विपक्ष का नेता होते हैं। तो अभी वर्तमान समय जो इसका अध्यक्ष है मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ केसी वेणुगोपाल। तो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जो है वह केसी वेणुगोपाल राव है। इस चीज़ को भी आप लोग को याद रखेगा। इसमें टोटल सदस्य कितना था? 22 होते हैं। संसदीय स्थायी समिति का कार्यकाल 1 होता है। वही एक होता है आप लोग का, ये हो गया लोक लेखा समिति। एक होता है आप लोग का
एक लोक लेखा समिति, एक होता है प्राक्कलन समिति। देखिए प्राक्कलन समिति भी पूछा था, तो प्राक्कलन समिति में कुल जो सदस्य होता है 30 होता है और 30 का 30 लोकसभा का होता है। क्लियर है। अब प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं वेट करूंगा आप लोग का आंसर का। ठीक है, तो याद रखें केसी वेणुगोपाल राव किसका है, तो आप लोग को मैं बता दिया था लोक लेखा समिति के थे। और प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष मैं माइंड में भी अभी स्किप कर गया, नहीं तो अभी अब बता देता। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कोई बीजेपी का कोई नेता, कोई तगड़े नेता है, केसी नहीं, नड्डा भी नहीं है। यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, नहीं तो मैं कमेंट बॉक्स में लिख दूँगा, मेरे माइंड में भी स्किप कर रहा। तो प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष अभी कौन है, नड्डा नहीं, देखता हूँ सर्बानंद सोनोवाल क्या, नहीं सर्बानंद देखता हूँ, मैं बता दूंगा लास्ट में अगर आ गया माइंड में तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमिता प्रिया से लंबी है लेकिन माधुरी जितनी लंबी नहीं है। रीना नमिता से लंबी है लेकिन सबसे छोटी भी नहीं है। उनमें से तीसरा सबसे लंबा कौन होगे। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग देखिए नमिता प्रिया से लंबी है, तो मान लीजिए नमिता, ये देखिए नमिता जो है वह प्रिया से लंबी है, तो मान लीजिए यहाँ पे प्रिया से लंबी है लेकिन माधुरी जितनी लंबी नहीं है, तो आई थिंक यहाँ पे माधुरी सबसे लंबी होगी। क्लियर है। रीना नमिता से लंबी नहीं है, यानी रीना जो ना लंबी से नहीं है, तो यानी छोटा हो गया। अब तो यहाँ तो बन गया ना सबसे लंबी कौन हो गया, तो सबसे लंबी माधुरी हो गया, सेकंड में नमिता हो गया, थर्ड में रीना हो गया, तो तीसरा रीना हो गया। तो राइट आंसर होगा तीसरा पूछा तो रीना हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। चलिए वह विकल्प ज्ञात कीजिए जो प्रश्न के स्थान पे आएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए 243 का लिख रहा, 23 पर पावर 4 लिख रहा। अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, तो इसमें 243 ही लिखा, 2 लिख दिए, पावर वाला को नीचे कर दिए, ये कर दिए, जस्ट लाइक हम 261 है। ठीक है, तो इसको अगर लिखिए ना शुरू वाला ये करें और लास्ट में 61 का स्क्वायर कर दें, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा है। चलिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आई थिंक आप लोग बना लिए होंगे। देखिए सबसे पहले एल एड्रिड, तो एड्रिड का अर्थ लिखा 3 4 का भाई, यानी एल जो है एम का भाई। चलिए मान लेते हैं यहाँ से बनाते हैं, एल जो है वह एम का भाई है, तो यानी एल का जेंडर क्या हो गया, प्लस हो गया। उसके बाद डेल का लिख रहा, तो 3 4 की बेटी, यानी कि देखिए एम जो है ना वह एन की बेटी, एम जो वह एन की बेटी है, तो फ्रेंड्स हम लोग एम जो है एन की बेटी को मान देंगे। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। फिर हैच का लिख रहा 3 4 का पिता, यानी कि एन जो है वह ओ का पिता है, तो फ्रेंड एन जो है ओ का पिता है, तो यानी इसको मान लें पिता है, तो ये दोनों के बीच में रिलेशन तो भाई बहन का हो गया। ठीक है, अब लिख रहा देखिए यहाँ पे ओ लिख दिए। अब देखिए प्लस का अर्थ यानी कि प्लस, तो यहाँ पे क्या लिख रहा प्लस का अर्थ 3 4 के पुत्र, यानी ओ जो है ना वह पी का पुत्र है, ओ जो है पी का पुत्र है, यानी कि भाई ये ओ का पुत्र है, यानी कि यहाँ जो नेगेटिव दोनों का बीच पति पति रिलेशन हो गया। आई थिंक आप समझ गए होंगे, तो ये आप लोग का इसका पुत्र हो गया। क्लियर है। अगला लिख रहा आप लोग देखिए स्टार लिख रहा, स्टार में लिखा 3 4 की माँ, यानी ओ जो है ना सॉरी, यहाँ पे अगर आप लोग थोड़ा सा और इन कीजिएगा तो यहाँ पे ओ पी क्या हो गया, यहाँ पे देखिए पी स्टार क्यू के बारे में, तो पी जो है वह क्यू की माँ हो गया। हाँ स्टार के बारे में क्या लिखा, हाँ तो यानी पी जो है ना क्यू की माँ हो गया, तो फ्रेंड इसके बारे में क्यू माँ हो गया। ठीक है, तो यहाँ तो हम लोग को सही करें, यानी इसका ये माँ हो गया। चलिए इसको माँ हम बना दें। क्लियर है। अब क्या लिख रहा है हैच का तरीका 3 4 का पिता, यानी क्यू जो है ना वह आर का पिता है, तो यानी एक और रिलेशन यहाँ पे कर दें, यानी इसका प्लस जेंडर लिख रहा। अब क्वेश्चन लिख रहा है एम का आर से क्या रिलेशन, काफ़ी लंबा कर दिया ये एम का आर से, तो ये एम है और ये आपका आर है। तो देखिए सबसे पहले ये दोनों देखिएगा तो भाई बहन था, ये भी इसका भाई बे था, तो यहाँ से अगर देखिएगा ना तो भाई के बहन का ही चाचा का ये, तो यानी बुआ हो जाएगा। तो राइट आंसर करेंगे तो ये बुआ हो गया, तो बुआ करेंगे तो बुआ है, ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए यदि एक शब्द एवरेस्ट के अक्षरों को पूर्ण वर्णाक्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो शब्द के दूसरे अक्षर के दाएं से दूसरा अक्षर कौन होगा। सबसे पहले मैं एवरेस्ट लिख रहा तो एवरेस्ट को लिखेंगे। देखिए ई है, भी है, ई है, आर ई एस टी लिख दिए। क्लियर है। तो एवरेस्ट को हम लोग क्या करना है सबसे पहले वर्णाक्रम में, तो सबसे पहले अगर इसमें देखिए तो ई आ रहा, फिर आप लोग ई है, फिर 3 बार ई है तो ई सजा दिए, फिर आप लोग को आर लिख देंगे, फिर आप लोग का एस आएगा, फिर टी आएगा भी। तो फ्रेंड्स अगर आप इसमें बोल रहा आप लोग का शब्द के दूसरे अक्षर के दाएं से दूसरा कौन हो गया, आई थिंक शब्द के दूसरे अक्षर, तो यानी दूसरे अक्षर के दाएं से दूसरा कौन हो गया, यानी आर हो गया। तो राइट आंसर करेंगे तो आर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए एक बिंदु ए से चलना, देखिए एक व्यक्ति बिंदु ए से चलना शुरू करता और 5 ब्लॉक उत्तर की ओर चलता है, फिर 3 ब्लॉक पश्चिम की ओर चलता है, फिर 2 ब्लॉक दक्षिण की ओर चलता है, अंत में 1 ब्लॉक पूर्व की ओर चलता है, तो बिंदु ए के सापेक्ष व्यक्ति की अंतिम स्थिति क्या होगी। चलिए इसको बनाते हैं। बिंदु ए है कोई, तो मान ली बिंदु ए कोई है। ठीक है, बिंदु ए एक व्यक्ति बिंदु से चलना शुरू करता है, 5 ब्लॉक उत्तर की ओर चलता है। चलिए 5 ब्लॉक उत्तर की ओर चल गया, फिर वह 3 ब्लॉक पश्चिम की ओर चलता है। चलिए 3 ब्लॉक पश्चिम की ओर चल गया, फिर 2 ब्लॉक दक्षिण की ओर चलता है। चलिए यहाँ 2 ब्लॉक दक्षिण की ओर चल गया, फिर अंत में 1 ब्लॉक पूर्व की ओर गया, तो 1 ब्लॉक पूर्व की ओर गया। क्लियर है। अब बोला बिंदु ए के सापेक्ष में उसका अंतिम बिंदु क्या होता है। देखिए यहाँ पे ये लिख रहा, तो अल्टीमेटली यहाँ से कीजिएगा ना, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे तो हो गया
बिंदु ए के सापेक्ष में उसकी स्थिति क्या है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखिए तो बिंदु ए के सापेक्ष में उसकी स्थिति क्या है, यहाँ पे से तो यहाँ रहा ना ये, तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स इसमें कंडीशन के कौन 37 का देखिए ना, तो 2 ब्लॉक पश्चिम और 3 ब्लॉक, यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए ये बनाइए क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। देखिए इसको आप लोग करना होगा। देखिए बी एक्स है, तो बी में अगर 4 बढ़ाते तो एक्स आएगा, फिर इसमें 4 बढ़ाते 4 घटाएंगे तो टी आएगा, फिर 4 घटा नहीं आएगा, फिर पी में से 4 को घटाएंगे तो अल्टीमेटली क्या आएगा, एल आएगा। तो एल से आप लोग का स्टार्ट, ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर दीजिए। निम्नलिखित कौन सा आरएनए अणु प्रोटीन संश्लेषण में अमीनो एमिनो का राइबोसोम तक ले आता है। तो देखिए ले जाने का काम करता है, ट्रांसफर करता है, यानी कि ट्रांसफर करता है, यानी टी आर एन ए होगा। क्या होगा, टी आर एन ए। देखिए ले जाने का कार्य कौन करता था, हमेशा ट्रांसफर करता नहीं है, तो टी आर एन ए होगा। क्लियर है। और वही मैसेजिंग का बात करते तो वह एम आर एन ए होता है। बातें करना चाहते टी आर एन ए का, तो टी फोर होता है ट्रांसफर राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। क्लियर है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, टीआरएनए का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो काम होता है वो अणु प्रोटीन अमीनो संश्लेषण अमीनो अम्लों को राइबोसोम तक ले आता है। क्लियर है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान रखिएगा। अब प्रोटीन संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोशिकाएं अमीनो अम्ल से प्रोटीन को बनाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव जीनोम परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी को क्लिक किया जाए। मानव जीनोम में सभी जीनों की पहचान और अनुक्रमण करना इसका मेन मुख्य उद्देश्य था। चलिए 40 क्वेश्चन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। अभी और भी हम अपना देखिए एक गांव में 60% एक गांव में 60% परिवारों के पास एक गाय है, 30% परिवारों के पास एक भैंस है, 15% परिवारों के पास प्रत्येक के पास एक गाय और एक भैंस है, दोनों है। तो गांव में कुल 960 परिवार है, तो कितने परिवार के पास गाय या भैंस है। इसके लिए अगर आप लोग बनाते हैं तो सिंपल वे में आप लोग क्या करें, वेन डायग्राम का यूज कीजिए। देखिए एक गांव में 60% परिवारों के पास गाय है, 30% के पास क्या है, भैंस है, अब 15% के पास दोनों है। हम लोग क्या करें, वेन डायग्राम का यूज करते हुए देखिए मान लीजिए गाय के लिए कर दिए और ये भैंस के लिए, दोनों के लिए अंदर कॉमन में ले लिए। क्लियर, थोड़ा सा छोटा ही ले लेते। देखिए ये आप लोगों को समझ में आ रहा। सबसे पहले आप लोग देखिए दोनों में कॉमन क्या था, दोनों में कॉमन था 15%, तो अल्टीमेटली फिर हम लोग 15% को यहाँ पे लिख दें। ये समझ आ गया। अब गाय का कितना लिख रहा था टोटल, देखिए मान लीजिए आपका गाय था, आइए आप लोग का लिख रहा था भैंस, नहीं फैलो लीजिए, दोनों हो गया। तो देखिए टोटल था 60%, तो 15 जब ये ले लिया तो यहाँ पे कितना बचा, 45 बचा। अब फैलो था आप लोग का टोटल 30%, तो 15 लिए तो क्या बचा, 15 बचा ना। अब बोला, अब देखिए गांव में कुल 960 परिवार है, तो प्रत्येक परिवार के पास गाय या भैंस, यानी कितने परिवारों के पास गाय या भैंस नहीं है। तो यहाँ के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये तीनों को सम कर देंगे। तो फ्रेंड 45, 15, 15 को जोड़ेंगे तो तीनों को सम करने में 75% आ गया, यानी कि कुल आप लोग आ गए 75% आ गया। तो ये 75% लोगों के पास गाय और भैंस है। तो हम लोग बोला नहीं है, तो फ्रेंड 100 में से क्या करें, 75 को घटा देंगे तो 25% बचेगा। और टोटल जनसंख्या तो 960, तो 960 में से हम लोग क्या करेंगे, 25% का निकाल देंगे। अल्टीमेट 25 चौक 100 होता है, यहाँ से गुना कीजिएगा ना, तो टोटल अगर देखिए तो 240 आएगा। क्या आएगा, 240। तो राइट आंसर अगर कीजिए तो 240 हो, जो कि ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिएगा, बना लीजिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन होता है ये सब। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये सब को मैं स्किप कर रहा हूँ, देखते हैं। देखिए 25वां क्वेश्चन आ गया। तो 43वां, 25% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक राशि कितने समय में 3 गुना हो जाएगा। देखिए जब भी 3 गुना 5 गुना की बात कर रहे हैं तो फार्मूला होता है n-1/r गुना 100 होता है। ये फार्मूला को आप लोग याद रखेगा। तो देखिए 3 गुना बोला तो 3 में से 2 ले देंगे, r का वैल्यू 25 ले देंगे, गुना 100, तो 25 चौक 100 हो गया, 4 दूनी क्या होता है 8, तो टोटल 8 वर्ष हो गया। तो ऑप्शन है बिल्कुल, तो ऑप्शन है बी को क्लिक कर देंगे। कौन सा अनुपात महत्तम है। महत्तम मीन्स आप लोगों को देखना पड़ेगा कौन महत्तम है। सबसे पहले 2/3, तो 2/3 का वैल्यू निकालेगा तो 0.67 आएगा। फिर 1/5 को कीजिए तो 0.20 आएगा। फिर 8/3 को करेंगे तो 2.67 लिखेंगे, और 7/4 करें तो 1.75 लिखेंगे। और सबसे बड़ा अगर वैल्यू देखें तो क्या लिखा है 8.3, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने मत डाले, जिनमें से 4% मत अवैध घोषित कर दिया गया। एक उम्मीदवार को 15,360 मत मिले जो वैध मतों का 80% है, तो कुल मतों की संख्या क्या होगी। इसको अगर आप लोग फ्रेंड सॉल्व करते हैं, देखिए सबसे पहले कुल मत नहीं पता तो आप लोग 100 मान लीजिएगा। क्लियर है। अब देखिए 80% मत डाले गए, तो टोटल यानी कि 80 मत डाला गया। ठीक है। तो वैध मतों की संख्या कितना था, 4% था, यानी कि हम लोग क्या देखिए 4% को अवैध घोषित किया, टोटल मत 80 डाला गया। अब 80 में 4 को अवैध घोषित कर दिया, तो वैध कितना
हो गया, यानी 4% घटा दिए 100 में से कितना 96% होगा। तो यहाँ से टोटल सॉल्व किया तो 76.8 आ गया। अब पहले उम्मीदवार को प्राप्त मत जो होगा देखिए 76.8 था ना, इसका क्या करेंगे 80% केवल निकाल दीजिए ना ये, तो यहाँ से निकालेगा तो टोटल आएगा 61.44 आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे देखिए टोटल कितना लिख रही है 15,360 का वैल्यू जो लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे 61.44 के बराबर लिखेंगे। तो यहाँ पे 100 यूनिट का अगर आप लोग वैल्यू निकालेगा तो यहाँ पे क्या लिखेगा 25,000 लिखिएगा, क्या लिखिएगा 25,000। तो फ्रेंड राइट आंसर होगा 25,000, यानी कि ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए अब हम लोग ये 46 क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है, तो इसको आप लोग को मैच करना। देखिए आप लोग रेलवे का तैयारी करें तो आप लोग अच्छे से जानकारी होगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखना आप लोग को मध्य रेलवे। तो देखिए सबसे पहले मध्य रेलवे, तो मध्य रेलवे का जो आप लोग का जो आता है मध्य रेलवे, यानी पहला का आप लोग को मुंबई, मध्य मुंबई में होता है। फिर बात करना चाहते देखिए मध्य मुंबई। उत्तरी रेलवे, तो उत्तरी रेलवे का जो आता है नई दिल्ली में आता है। पूर्वी रेलवे की बात करें तो हमेशा कोलकाता होगा, दक्षिणी का चेन्नई का। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर दीजिएगा। बुध इंटरनेशनल सर्किट कहाँ स्थित है? अल्टीमेटली फ्रेंड्स मैं आप लोग को बता दें बुध इंटरनेशनल सर्किट जो है वो नोएडा में स्थित है। कहाँ पे? नोएडा में। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। किस वर्ष एक महिला हॉकी खिलाड़ी को पहला अर्जुन पुरस्कार दिया गया था? तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता जब, यानी कि इसका राइट आंसर 49 का ऑप्शन नंबर, यानी पहला जो 1961 में है ना अर्जुन महिला हॉकी खिलाड़ी को मिला था। तो याद रखिएगा हॉकी खिलाड़ी अन्ना लक्सडेन पहली महिला अर्जुन पुरस्कार अवार्ड थी, ठीक है, तो 1961 में। और फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता 2024 में, देखिए 2024 में कुल 32 लोगों को अर्जुन अवार्ड्स मिला, यानी अर्जुन अवार्ड्स मिला। क्लियर है? चलिए 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है? तो देखिए 2022 तक की जानकारी के अकॉर्डिंग सबसे लंबा जो राजमार्ग है ना वह पहला ही है, यानी कि इलाहाबाद हल्दिया हो गया, इलाहाबाद हल्दिया खंड हो गया। और याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय अंतरकेंद्रीय जलवायु जलमार्ग के अनुसार इसका स्थापना 27 अक्टूबर 1986 में किए गए थे। अब इसका लंबाई जो था ना हल्दिया इसका ना तो टोटल 1620 किलोमीटर, याद रखिएगा। क्लियर है? इसमें गंगा नदी का प्रवाह होता है, इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखिएगा। वही बात करना था जलमार्ग 2, तो जलमार्ग 2 की लंबाई जो होता है वो 891 होता है, जो कि सदिया से धुबरी पट्टी तक चलती है। ये सब सारे याद रखिएगा। और जलमार्ग 1 जो है ना वो आप लोग का गंगा भागीरथी हुगली नदी के नाम से भी आता है। यह यूपी बिहार झारखंड पश्चिम बंगाल राज्यों से होकर गुजरती है। वही जलमार्ग 3 जो होती है वह उसकी लंबाई 205 होती है, जो कि कोल्लम से कट्टम तक हो जाती है। आई थिंक अगर बोलता ना कोल्लम से कट्टम, देखिए कोल्लम से कोट्टम से कोल्लम जो जाती है वह जलमार्ग 3 जाती है, जलमार्ग 3 जाती है। क्लियर है? इसकी लंबाई 205 किलोमीटर होता है। वही बात करना चाहे सदिया से धुबरी, तो ये आप लोग का हो गया सेकंड, जिसकी लंबाई का होता है 891 होता है। क्लियर है? अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को धर्म का प्रचार करने के लिए किस देश में भेज दिया था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को धर्म का प्रचार करने के लिए कहाँ पे भेज दिया था? तो याद रखिए श्रीलंका भेज दिया था। कहाँ भेज दिया? श्रीलंका। आज के पेपर में पूछा धर्म का अर्थ क्या होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए धर्म का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले याद रखिएगा, देखिए अशोक जो था वो देखिए MBA आप लोग याद रखिए। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे MBA आई थिंक। देखिए अशोक जो था ना वह बिंदुसार का पुत्र था, इस चीज़ को याद रखिए, फिर उत्तराधिकारी था। चलिए तो कहाँ भेज दिया था? श्रीलंका भेज दिया था। क्लियर है? चलिए एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा नेता चंपारण में किसानों की दुर्दशा देखने के लिए महात्मा गांधी को आमंत्रित करने के लिए लखनऊ गया था? तो अल्टीमेटली यहाँ पे नेता के बारे में बात कर रहा है ना, तो यहाँ पे जो था राजकुमार शुक्ला था, राजकुमार शुक्ला था। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आप लोग को भी का विपरीत हो रहा, तो इसके लिए देखिए ना सबसे पहले भी का, तो देखिए इसका जो संबंध आएगा आप लोग का इस पहला का एक, देखिए इसको छोड़ के देखिए इसके लिए हम लोग 8वां करेंगे, तो पहला का क्या होगा 8वां होगा, तो भी का क्या होगा 8 होगा। वही बात करते हैं 9 का, यानी 9 का क्या करें एगो को छोड़ के करें, यानी कि 7वां हो गया। उसी प्रकार छठा का बोलेंगे तो 10वां हो गया। तो फ्रेंड्स आप लोग को भी के लिए बोल रहा था, तो मैं आप लोग को बता 8वां होगा। तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। जब दर्पण को MN पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण का प्रतिबिंब का चयन करें। तो अल्टीमेटली जब भी दर्पण खोलते हैं तो लेफ्ट को राइट करते हैं, राइट को लेफ्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। तो इसको आप लोग को बनाना पड़ेगा P का T से क्या संबंध है। देखिए सबसे पहले P क्रॉस Q यहाँ पे आप लोग को है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं आप लोग को बताना चाहता P क्रॉस Q है, तो देखिए P क्रॉस Q का A B का माता है। आई थिंक P जो है ना वह Q की माता हो गया। तो हम लोग देखिए P जो है Q की माता, तो हम लोग क्या करेंगे P को हम लोग क्या करेंगे Q की माता बनाएंगे। इसका जेंडर नेगेटिव हो गया, अगेन प्लस लिख रहा, तो A B का भाई यानी Q जो है ना वो R का भाई है, यानी कि यहाँ पे इसका जेंडर प्लस हो गया। फिर आप लोग का लिख रहा डिवाइड, तो डिवाइड का लिख रहा A B की पत्नी, यानी R जो है ना वो S की पत्नी है, तो ये माइनस है, तो ये क्या होगा प्लस। दोनों के बीच क्या रिलेशन है? पति पत्नी का। फिर माइनस का लिख रहा A B का पिता, यानी S जो है ना वह T का पिता हो गया। क्लियर है? तो बोला P का T से क्या संबंध है, तो ईजी क्वेश्चन हो गया।
देखिए सबसे पहले पी का टी, तो ये तो आपका बेटा हो गया था। अब यहाँ से देखेंगे तो पी का टी से तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले माता नहीं हो सकता है, नानी, तो यहाँ पे सिंपल वे में नानी हो जाए, क्या हो जाएगा, नानी हो जाए। तो ऑप्शन नंबर 55 का बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एस के विपरीत बताना है। सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, तो हम लोग देखना चाहते हैं आर, तो आर से हम लोग क्लॉकवाइज चलेंगे, आर लिख देंगे, फिर क्या लिखें एम, फिर क्या लिखें ए, यहाँ से चलेंगे तो आर लिखेंगे, वाई लिखेंगे, एस, तो एस का अपोजिट क्या रहा है ए, तो ए को क्लिक करेंगे, नहीं ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। तो 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, एक निश्चित कोड भाषा में सिल्क को TIML लिखा जाता है और इंसेक्ट को ये लिखा जाता है, तो उसी भाषा में चेंज को क्या लिखेंगे। सबसे पहले आप लोग देखिए सिल्क को कैसे तोड़ा, SILK लिख रहा ना, तो यहाँ पे देखिएगा T लिख रहा, IML लिख रहा, TIML। अब देखिए आप लोग को दिमाग लगाना पड़ेगा कुछ, कैसे क्या कर रहा, तो दिमाग लगाते हैं। तो देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए S का क्या लिख रहा है T, तो S का T लिख रहा ना, तो यहाँ पे देखिए एक को बढ़ा रहे हैं, यानी कि एक बढ़ा दिए, आई का सेम रहने दिए, आई का देखिएगा तो सेम रहने दिए, ठीक है। एल में भी एक बढ़ा दिए, फिर के बाद एक बढ़ा रहे हैं, तो देखते हैं, यानी कि शुरू में एक बढ़ाएं फिर कुछ रहने दें, फिर एल में देखते हैं होता है कि नहीं। उसी प्रकार देखिए आई रहने दिए, यानी कि वोवेल को सेम रहने दिए, फिर देखिए एन के बाद ओ होता है, एस के बाद टी होता है, ई का वोवेल रहने दिए, सी के डी, टी के यू, यानी कि देखिए कॉन्सोनेंट के जहाँ पे कॉन्सोनेंट रहने दिया, वोवेल को वहाँ पे सॉरी कॉन्सोनेंट के जहाँ पे हम लोग बढ़ा दे रहे हैं और वोवेल के यहाँ पे लोग रहने दे रहे हैं। तो चेंज के लिए करना था ना, देखिए सिंपल वे में आप लोग को क्या करना, सी के बाद क्या होता है डी, एच के बाद क्या आता है, एच के बाद आई आता है, वोवेल है तो वोवेल रहने देंगे, एन के बाद क्या होता है एम आता है, जी के बाद क्या आता है एच आता है, ई के बाद क्या आता है ई रहने देंगे। तो इस टाइप से आप लोगों को लिखना था। तो 57 का राइट करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। कथन पढ़े और दी गई जानकारी के आधार पर तार्किक रूप से सही निष्कर्ष निकालें। सबसे पहले लिख रहा, दुकानदार के एक नोटिस में लिखा है, हम शहर में सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला चावल बेचते हैं। बिल्कुल सही है, कोई भी इस दुकान में सबसे अच्छा चावल प्राप्त कर सकता है, कोई भी अन्य दुकान अच्छी गुणवत्ता वाले चावल नहीं बेचती है। तो देखिए अगर आप लोग थोड़ा सा फोकस कीजिएगा ना, तो देखिए ये इसके बारे में डिस्कस नहीं करा, केवल और केवल वन होगा इसका, यानी और निष्कर्ष वन सही होगा। ये अभिक्रिया बोला कौन सा अभिक्रिया, अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हैं, आप लोग का यहाँ पे क्या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, आई थिंक ये आप लोग का बेकिंग सोडा मिलने पर क्या लिख रहा है, सोडियम कार्बोनेट H2O प्लस CO2 बन रहा। तो ये देखिएगा ये टूट के विघटित होकर दो या दो से अधिक बनाते, इसको क्या बोले, वियोजन अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। कौन सा योजक बहुलक है, योजक बहुलक को फ्रेंड्स यानी एडिशनल पॉलीमर। तो फ्रेंड्स ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ऑरेलॉन, देखिए ऑरेलॉन जो होता है ना वो एक प्रकार का एडिशनल पॉलीमर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। क्लियर है। अब देखिए इसके बारे में मोनोमर्स इस यूनिट जो इसका होता है आप लोग पढ़े होंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। तो देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH और CN होता है, जिसे बोलते हैं एक्रिनोनाइट्राइल बोलते हैं। क्लियर है, इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए वही बातें करना चाहते हैं इसमें और जो दिया है, आई थिंक देखिए इसमें आप लोगों को पॉलीएथिलीन, फिर पॉलीस्टिलीन, पॉलीएक्रेटिन, ये सारी जो होता है आप लोग का निम्न बहुलक के रूप होते हैं। क्लियर है। चलिए वही बात करना चाहता है आप लोग का नायलॉन, तो नायलॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, सेलुलोज, एक प्रकार के कंडेंसेशन पॉलीमर होते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 37√3 सेंटीमीटर तो इसका शीर्षलंब क्या होगा। सबसे पहले देखिए आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ इसका, देखिए एच का जो फार्मूला होता है ये आप लोग पढ़े होंगे, समबाहु त्रिभुज का हाइट कुछ वैल्यू होता है √3/2a होता है। अब इसका देखिए हम लोग फार्मूला तो ये लिखते हैं √3/2 का ए का वैल्यू क्या लिख रहा है, तो 3√3 लिख रहा है, 3√3 था ना ये, हाँ तो यहाँ पे 37√3 था ये, यहाँ रुके देख रहे हैं 37√3 है। तो हम लोग क्या करें फार्मूला के अकॉर्डिंग बताएं, √3/2a, तो a का वैल्यू यहाँ पे देखिए 37√3 था। अब सॉल्व करिए ना, तो √3 × √3 केवल 3 हो गया। अब 37 को 3 से गुना करें 111/2 करेंगे तो अल्टीमेटली यहाँ पे कितना है 55.5 आएगा, 55.5 आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए क्वेश्चन है, इसके लिए भी मैं वेट कर रहा हूँ। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। तो 62 नंबर को अभी मैं स्किप कर रहा हूँ। चलिए मानते हैं 63 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या लिख रही है। तो 63 नंबर क्वेश्चन आप लोग सामने ये रहा, एक बेड सीट का अंकित मूल्य 500 है, इसकी बिक्री के समय इस पर 10% और 5% के दो क्रमिक छूट दी जाती है, तो बेड का विक्रय मूल्य क्या होगा। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले अगर देखिए विक्रय मूल्य निकाले 500 दिया था, पहला 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या लिखे 90/100 लिखिएगा, फिर 5% का कर रहे हैं यानी 95 क्या करेंगे 100 करेंगे। अगर आप लोग पूरे का पूरे सॉल्व करते हैं तो टोटल लिखिएगा ना 427.50 आएगा, तो 427.50% इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा के का मान हो सकता है जिसमें कि संख्या 21792 के 6 से विभाज्य है। सबसे पहले 6 का रूल होता है आप लोग जानते होंगे, सबसे पहले 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल होता है। क्लियर है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखिएगा यहाँ पे लिख रहा है 2179, फिर लिख रहा है 24 के। अब देखिए
सबसे पहले यहाँ पे 2, तो 2 से डिविजिबल होने के लिए आप लोग का चाहे 6 चाहे कुछ भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे इवन नंबर हो चाहिए। अब वो 3 से भी कटना चाहिए, तो 3 जगह 2 और 1 3 हो गया, 3 और 7 कितना, 10, 10 9 19, 19 2 21, 21 4 25, 25 में अगर 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा 31, तो इसको नहीं लेंगे। 25 4 29 भी नहीं लिख सकते हैं, 0 25 और 2 27, तो यहाँ पे हम लोग 2 का यूज करेंगे क्योंकि 27 आ गया तो 27 आप लोग का आ जाएगा। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। क्लियर है, चलिए तो 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। यदि एक वस्तु पर 550 अंकित है, एक वस्तु पर 550 रुपये अंकित है, यदि इसे 40% के छूट पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य से 10% अधिक होता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना, देखिए एक वस्तु पर 550 रुपये अंकित है, ठीक है, इसे 40% के छूट पर बेचा था। मान लीजिए 550 ही है, इसको बेच रहे हैं, तो बेचा 40% डिस्काउंट पे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 60% लिख रहे हैं। अब लिख रहा क्वेश्चन क्या, देखिए तो विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य से 10% अधिक होता है, तो विक्रय मूल्य मान लिया एक्स मान लिए, क्रय मूल्य से 10% अधिक होता है, यानी 110 बटा क्या करेंगे 100 ले देंगे। यहाँ तक तो समझ आ गया होगा ना। अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो एक्स का वैल्यू निकालिए, देखिए ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, 11 का पार्ट यहाँ पूरा 5 बार में गया, 5 छक 30, यानी टोटल कीजिएगा तो 300 आएगा, तो राइट आंसर करेंगे तो 300 आएगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे सी, आई थिंक 300, ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। कौन से आंकड़ों का माध्य गणना होगा, यानी निम्नलिखित आंकड़ों के माध्य की गणना करना है। सबसे पहले माध्य निकाला, सारे को जोड़िए, तो 2.7 5.3 7.6 9.5 और 15.4 को जोड़िएगा ना, तो टोटल आएगा 40.5 आएगा, 40.5 आएगा। अब इसको डिवाइड किससे करेंगे, 1 2 3 4 5 संख्या, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो राइट आंसर आएगा 8.10 आएगा। क्या आएगा 8.10, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता का उल्लेख है। देखिए यहाँ पे विधानमंडल की बात कर, राज्य विधानमंडल की बात करें। क्लियर है, तो देखिए सबसे पहले इसमें अगर आर्टिकल के अकॉर्डिंग चलेंगे राज्य विधानमंडल में, तो इसके लिए राइट आंसर जो होगा 67 का ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी आर्टिकल 173 होगा, याद रखिएगा। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 173 में राज्य विधानमंडल के सदस्यों के लिए योग्यता का उल्लेख किया गया। क्लियर है, अब इसमें योग्यता ये किया गया कि राज्य विधानमंडल के लिए या भारतीय नागरिक हो, विधानसभा के लिए न्यूनतम 25 वर्ष हो और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष हो, ये चीज़ को डिस्कस किया गया। बातें करना चाहते हैं यहाँ पे आर्टिकल नंबर 171 के बारे में। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ आर्टिकल नंबर 171 जो होता है आप लोग पढ़े होंगे, ये विधान परिषद की संरचना से संबंध होता है। विधान परिषद आप लोग को पता, विधान परिषद कुल भारत में कितने राज्य में है, तो थोड़ा सा कम बात कीजिए आप, यानी 6 राज्य में है। कैसे, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में। क्लियर है, इसका सीटों का आवंटन किया गया 171 में किया गया। वो 179 की बात करना चाहते हैं, इसके अंतर्गत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद, देखिए 179 के अंतर्गत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद और पद से हटाए जाने पर संबंधित उपवन दिया गया। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड के किस जिले में दूधा टोली पर्वतमाला में से रामगंगा नदी निकलती है। तो ये सबसे इजी क्वेश्चन, इसका जानते हैं आप लोग, पौड़ी गढ़वाल से होते हैं। क्या, पौड़ी गढ़वाल से निकलते हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगल काल में लड़ी गई निम्नलिखित लड़ाइयों को सही क्रम में बताएं। सबसे पहले आप लोग जानते हैं खानवा की लड़ाई, तो देखिए खानवा के पान खा, तो यहाँ पे पानीपत के बाद हुआ था खानवा का, यानी 1526 के बाद 1527 में हुआ था। क्लियर है, पान खा, तो पानीपत का पहला लड़ाई कब हुआ था, 1526 में हुआ था। क्लियर है, फिर पान खा चंदा दे घर चल, तो घर यानी सबसे लास्ट में कब हुआ था, ये 1529 में हुआ था, घाघरा हुआ था। और चौसा का अपना तो हुमायूं का जो लड़ाई हुमायूं ने लड़ा था 1539 में। अब इसको अरेंज करना है, तो फ्रेंड्स समय के अकॉर्डिंग देखिए, तो पहला नंबर सबसे पहले कौन हो रहा है, पानीपत का, यानी बी लिख देंगे। सबसे पहले पानी बी लिख देंगे, फिर खानवा, तो खानवा के लिए ए लिख देंगे, फिर घाघरा के लिए सी कर देंगे, लास्ट में डी, तो यानी बी ए सी डी, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। काफ़ी अच्छे से आप लोग क्लिक कर सकते थे। स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल के माध्यम से जल का निरंतर संचलन एक शब्द है। तो इसके लिए अगर निरंतर संचलन की बात करना चाहते हैं तो अल्टीमेटली अगर आप लोग देखिएगा ना, तो एक ही वे में आप लोग बता सकते हैं जलीय चक्र कहलाया। क्या कहलाया, जलीय चक्र। बुंदू खान दिल्ली घराने में एक वादक थे। तो फ्रेंड्स याद है, बुंदू खान दिल्ली घराने के लिए कैसा वादक थे, तो इसका राइट आंसर होगा सारंगी। कैसा थे, सारंगी। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 71। भूकंप के बारे में दिए गए सत्य या असत्य कथनों की पहचान करें। जब कोर पर प्रतिबल घर्षण से आगे बढ़ जाता है तो भूकंप होता है, जो तरंगों से ऐसी ऊर्जा छोड़ता है जो भूपटपट्टी से गुजरती है और ऐसे कंपन का कारण बनती है, तो इसे महसूस करते हैं। भूकंप की पूर्व कंपन के उसके रूप पहचान तब नहीं की जा सकती जब तक उस क्षेत्र में बड़ा भूकंप ना आ जाए। तो फ्रेंड इसमें देखिए तो दोनों आप लोग का सत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। चलिए यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। लिख रहा उपयुक्त वेन आरेख उन छात्रों को दर्शाता है जो एक कक्षा में 3 लेख एम एन और एल खेलते हैं। एल खेलने वाले छात्रों की कुल संख्या क्या होगा। एल के बारे में बोला, देखिए एल में कुल इसको देख लेंगे, तो 18 9 27 6 33 33 और 7 क्या होता है, तो रुकिए केवल क्या बोला, एल
खेलने वाले, सॉरी खेल एल खेलने वाले, तो एल तो देखिए 18 9 कितना हो गया, क्या लिखा, खेल एल खेलने वाला, सॉरी केवल एल के लिए तो बोले तो 18 हो गया, केवल एल के लिए बात कर रहे हैं तो केवल 18, यानी ऑप्शन नंबर डी को करेंगे। चलिए इसमें लिखा चित्र में कक्षा में छात्रों की संख्या को दर्शाता है जो 3 भाषाओं का अध्ययन करते हैं। फ्रेंच जापानी का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या कितनी होगी, फ्रेंच और जापानी। तो फ्रेंड फ्रेंच और जापानी देखें तो कितना आ रहा, 5 आ रहा, 5 यहाँ आ रहा, 4 यहाँ, तो 5 4 9 हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। तो 74 का अगर राइट आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। एक कथन के बाद 2 तर्क दिए गए हैं, यह निर्णय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा तर्क कथन के संबंध में सशक्त है। क्या समाचार पत्र में केवल पात्रता प्राप्त संवाददाताओं के समाचार ही प्रकाशित किए जाने चाहिए। अगला लिख रहा आप लोग का, हाँ इससे काफ़ी सारे कागज बच जाएंगे जिससे पेड़ भी बचेंगे। ऐसा कोई नेगेटिव है, ये कुछ नहीं ऐसा होना चाहिए। नहीं, योग्य और अयोग्य को परिभाषित नहीं किया जा सकता। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग 75 का देखें तो केवल 20 सही आप लोग का लिख रहा, क्लियर है। चलिए विषम का पहचान करें, तो इसमें आप लोगों को विषम की पहचान करना है। तो अल्टीमेटली अगर आप लोग देखिएगा, थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए, देखिए क्षेत्र में आकृति बी में देखिए तीर जो है ना घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रही है, बाकी सारे में देखिएगा ना तीर घड़ी की दिशा में घूम रही है। तो आकृति अगेन आई रिपीट, आकृति बी में देखिए, तो आकृति बी में अगर आप लोग देखते हैं तो सारे हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर करेंगे तो बी के लिए क्या लिखा, देखिए बी में है ना, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। चलिए देख सकते हैं आप लोग, देखिए यहाँ पे इस टाइप से जा रहा है, यहाँ पे देखिए इस टाइप से जा रहा, और वही इसमें भी देखिए इस टाइप से जा रहा, फिर इसमें भी देखिए इस टाइप से जा रहा, क्लियर है। तो अपोजिट समझ आ रहे हैं आप लोग। इसमें आप लोगों को लुप्त स्थान को बताना, देखिए ACH, तो ACH, तो यहाँ पे आप लोगों को देखिए ACH AEI, तो यहाँ पे आप लोगों को देखना पड़े AEI, तो कुछ माइंड लगाना पड़े। देखिए ई का होता है 5, ठीक है, और इसको भी मैं स्किप कर रहा हूँ, रुकिए 77 को। अगला क्वेश्चन, 49 विद्यार्थियों की कक्षा में x का दर्जा 18वां है, तो अंत से दर्जा क्या होगा। देखिए टोटल 49 है, अब x का दर्जा कितना 18 है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे l मान लेते हैं -1। तो फ्रेंड्स 49 में से 18 में से 1 घटाएं तो 17 घटा देंगे, कितना आएगा, तो अल्टीमेटली कितना आएगा 24, 9 में से नहीं ना, इसमें आप लोगों को रूल को यूज करना पड़ेगा। देखिए टोटल कितना था, ये 49 था, 49 कर देंगे, -18 कर देंगे, +1 कर दीजिए ना, तो यहाँ पे करेंगे 9 में से 8 गया, 1 बचेगा, 1 1 2, तो यानी लास्ट में 2 है किसी का, हाँ बिल्कुल, तो 32 आएगा तो ऑप्शन, तो 32 को क्लिक कर देंगे। जैव विकास के सिद्धांत के अनुसार प्राकृतिक चयन का इकाई क्या है। तो फ्रेंड्स याद है, जैव विकास के अनुसार प्राकृतिक चयन का जो इकाई होता है वह जनसंख्या होता है। क्या होता है, जनसंख्या होता है। जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए ये क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन लड़ो और भागो प्रतिक्रिया के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। तो फ्रेंड इसके लिए होता है एड्रेलिन होता है। क्या होता है, एड्रेलिन होता है, जो कि किडनी के ऊपरी पार्ट्स में पाया जाता है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए मैं सारे क्वेश्चन को ऑपरेशन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों का पेपर है, अभी आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, अभी केवल क्वेश्चन दिखाता हूँ ज़्यादा। x + 1/x का वैल्यू दिख रहा है 16, तो इसका वैल्यू क्या होगा। जब भी स्टेप्स का होगा आप लोग का स्क्वायर के फॉर्म में लिखने बोलता तो आप लोग फार्मूला को मैं बताया था, इसके लिए क्या कीजिए k² - 2 कीजिएगा। आई थिंक 26 का स्क्वायर क्या होता है, तो 676 होता है, 676 में से 2 को घटाएंगे तो 600 कितना होगा, 74 होगा, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दीजिए। एक्स अक्ष पर ऐसा बिंदु ज्ञात करें जो बिंदु 2 3 से सी पे दूरी पे है। तो अल्टीमेटली 82 का राइट आंसर अगर कीजिएगा ना, तो ऑप्शन नंबर 82 का कीजिएगा तो सी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इससे आप लोग को महत्तम निकालना, देखिए ये तो इजी क्वेश्चन फ्रेंड। तो अगर आप लोग महत्तम समापवर्तन इसको निकालते हैं, सबसे पहले हाईएस्ट कॉमन देखिएगा। तो देखिए 3 है, 5 है, 12 है, तो 3 5 12 में कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो सिंपल में जब कोई कॉमन नहीं है तो पहला भी कैंसिल, पहला भी कैंसिल, पहला भी कैंसिल, तो डिजिट कुछ नहीं है, तो हम लोग केवल देखिए XYZ करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दीजिएगा। ये आप लोग को बनाना पड़े। देखिए √2401 है, तो 2401 का अगर आप लोग वैल्यू निकालेंगे ना, तो आप लोग इसका जो वर्गमूल होता है वह 49 हो गया, तो 49 लीजिए बाय x कर देंगे, फिर आप लोग का ये x है 6.25 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अल्टीमेटली अगर आप लोग गुना करते हैं x को करिए तो x² आ जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो 49 गुना क्या लिखेंगे 6.25। तो फ्रेंड इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल जो वैल्यू आएगा 17.5 आ जाएगा, क्या आएगा 17.5 आ जाएगा, तो ऑप्शन है बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर देखिए तो सी को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर देंगे। ये क्वेश्चन को बनाते हैं, देखिए √2 + 1 पर पावर 3 है बराबर a + b पर √2 है, तो a और b की सही इसके भी सही संबंध को ज्ञात करना। तो यहाँ पे अगर आप लोग बनाइए ना, सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे √2 है +1 है पर पावर क्या करेंगे 3 कर देंगे, क्लियर है। अब यहाँ पे आप लोगों को लिख रहा था a + b पर पावर √2 है, हम लोग यहाँ पे क्या करें a + b का होल क्यूब करेंगे, तो a क्यूब होता है, सबसे पहले 2√2 a³ + b³, तो 1 का क्यूब करें 1 ही आएगा, a³ + b³
3ab होता है, तो 3ab कर देंगे, ये कर देंगे इंटू a प्लस बी होता है, यानी √2 + 1 करेंगे। अब आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा ना इसको, तो यहाँ पे देखिए 2√2 कर देंगे +1, यहाँ भी सॉल्व कीजिएगा तो 3√2 के यहाँ 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या तो 3√2 आएगा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक स्टेप मैं जंप कर रहा हूँ, देखिए 2√2 और 3√2 को ऐड किए तो यहाँ पे क्या आप लोग आएगा 5√2 आएगा, क्लियर है। उसके बाद 6 और 1 को जोड़िए तो 7 आएगा। आई होप क्लियर होगा। अब बराबर क्या करना है, a + b√2 में हम लोग को करना। अब देखिए थोड़ा सा और चेंज कर रहे हैं, थोड़ा सा कलर को देखिए, ये √2 मिल गया, तो यानी b का वैल्यू अगर देखिए तो 5 है, तो b का वैल्यू 5 हो गया, क्लियर है। और a का वैल्यू कितना 7 है, तो देखिए हम यहाँ पे देखिए b का वैल्यू कितना था, तो 5 था, और a का वैल्यू कितना था 7 था, तो हम लोग यहाँ पे दिख रहा है अगर a - b करते हैं तो 2 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी को देखिए आप लोग सेटिस्फाइड कर दिया, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 52 पत्तों में से 3 पत्ते यादृच्छा आधार पर खींचे जाते हैं। इन पत्तों में से एक राजा, एक रानी और एक गुलाम होने की प्रायिकता क्या होगा। देखिए सबसे पहले 52 पत्ता होता, आप लोग अल्टीमेटली पढ़े भी होंगे, तो उसमें से देखिए सबसे पहले एक राजा, तो टोटल किंग 4 होता, तो 4 किंग में से एक को निकाल दिए, फिर एक रानी होना चाहिए था, तो रानी की संख्या 1 होता है, और एक गुलाम, यानी 4 कॉम्बिनेशन में से एक निकाल देंगे। टोटल कितना निकल गया, तो 4 4 8, तो टोटल 52 था, 52 में से हम लोग 3 को निकाल दें। अब इसका निकाल लीजिए, सॉल्यूशन कीजिएगा, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन का यूज किया तो 4 कॉम्बिनेशन 1 का वैल्यू होता है 4 ही होता है, फिर 4 कॉम्बिनेशन 1 का वैल्यू 4 होता है, फिर 4 कॉम्बिनेशन 1 का वैल्यू 4 होता है, क्लियर है। अब 52 कॉम्बिनेशन 3 को अगर तोड़िएगा ना, तो लोग सिंपल वे में क्या लिखेंगे, 52 करेंगे, फिर 51 करेंगे, फिर 50 करेंगे, क्लियर है। अब उसके बाद क्या करेंगे, 1 2 3 लिखेंगे, 1 गुना 2 गुना 3 करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं, 3 का पहाड़ में यहाँ पे करेंगे 17 बार में आ जाएगा, क्लियर है। उसी में 2 का पहाड़ में कितना बार, 25 बार में। अब टोटल सॉल्व कीजिएगा ना, तो टोटल जो वैल्यू आएगा 16/55 25, 55 यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया था। तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा 4 जनवरी को प्रत्येक वर्ष हम लोग जो मनाते हैं ब्रेल लिपि दिवस मनाते हैं, ब्रेल लिपि दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा 4 जनवरी को ब्रेल लिपि दिवस मनाते हैं, तो ऑप्शन पर बी को क्लिक करेंगे। वही कैंसर दिवस कब मनाते हैं, तो हमेशा 4 फरवरी को मनाता है, क्लियर है। मतदाता दिवस कब मनाते हैं, तो 25 जनवरी को मनाते हैं। विज्ञान दिवस कब मनाते हैं, 28 फरवरी को। किस संगठन के द्वारा भारत का पहला निजी उपग्रह प्रमुख प्रक्षेपित किया गया। तो इसके यहाँ पे देखिए निजी लिख रहा है, पहला निजी ना, तो फ्रेंड्स याद रखिए पिक्सल, यहाँ पे याद रखिए पिक्सल के द्वारा, ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, तो पिक्सल के द्वारा भारत का पहला निजी उपग्रह समूह प्रक्षेपित किया गया। तो ये फ्रेंड्स क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्लियर, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। चलिए बातें करना चाहते हैं इसरो के बारे में, तो देखिए इसरो के वर्तमान में 11वें अध्यक्ष जो बने हैं, जो कि बने हैं वी आर नारायण बने, एस सोमनाथ के प्लेस लिए, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग ने डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया। तो फ्रेंड्स याद रखिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने डिजिटल शक्ति केंद्र का जो उद्घाटन किया वो नई दिल्ली में किया। कहाँ पे किया, नई दिल्ली में। बातें करना चाहते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो फ्रेंड रेखा शर्मा की जगह पे आए हैं। आप लोग का नया नाम उसका है विजय राहटकर नाम है, क्या ये विजय राहटकर है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिए क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है, विजय किशोर राहटकर, ये क्वेश्चन आ सकता है, मे भी पॉसिबिलिटी आ सकता है। विजया देखिए विजय राहटकर किशोर का ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और पहला राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष जो था 1992 में इसका गठन हुआ था, आई थिंक डेट था 31 जनवरी 1992 को इसका गठन हुआ था। इसका पहला जो अध्यक्ष था जयंती पटनायक था, क्लियर है। ये सब सारी चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। इसके साथ साथ अभी आप लोगों को क्वेश्चन आ रहा कि सतत विकास का जो ना मुख्यालय कहाँ पे, तो नई दिल्ली, ये भी क्वेश्चन आप लोग का पूछा जा रहा है, क्लियर है। चलिए 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ था। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को पता है 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन जो हुआ था वह लाओस में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, लाओस में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर लोग क्या करेंगे, बी को क्लिक करेंगे, याद रखेंगे, अगेन आई रिपीट, ये लाओस में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे, क्लियर है, ठीक है। तो भारत शिखर सम्मेलन जो हुआ था लाओस में हुआ था, क्लियर है। बातें करना चाहते हैं इसके, चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट सभी ने याद रखिए। आसियान में जो 11वां जो देश हुआ ईस्ट तिमूर है, क्या ये ईस्ट तिमूर है, इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्लियर है। चलिए बस कुछ क्वेश्चन बचा है। नशीली दवाओं की समस्या से निपटान के लिए संकल्प पहल किस राज्य ने लॉन्च की है। तो देखिए यहाँ संकल्प पहल की बात करना चाहते हैं ना, तो इससे जो लॉन्च किया था वह हिमाचल प्रदेश ने किया। किसने किया, हिमाचल प्रदेश ने। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम आप लोग याद रखिए, सुखविंदर सिंह सक्खू है। सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो फ्रेंड याद रखिए सुरक्षा परिषद में कुल 5 सदस्य होते हैं। कुल बोल रहा ना, तो कुल बोलेगा तो कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी, देखिए इसमें कुल 5 होता है अस्थायी होते हैं और 10 होते हैं अस्थायी होते हैं। अस्थायी सदस्य के लिए ठीक आप लोग पढ़े होंगे तो ABCFR, देखिए ABCFR, आई थिंक ए से अमेरिका, बी से ब्रिटेन, सी से चाइना, एफ से फ्रांस, आर से रसिया हो गया, क्लियर। आई सारे को वीटो पावर का यूज है। चलिए और अस्थायी सदस्य को प्रत्येक वर्ष के लिए 2-2 साल के कार्यकाल दिया था।
इसको आप लोग को बताना है दिए गए विकल्पों में से एक विषम शब्द का चयन करना है। पशु, शावक, गाय का बच्चा, बत्तख का बच्चा, ठेकेदार। यहाँ पे देखिएगा ना, सबसे डिफर अगर आप लोग जा रहे हैं तो ऑप्शन नंबर डी, यानी ठेकेदार सबसे डिफर, बाकी सब बच्चे थे। इसको आप लोग बनाइए। तो देखिए 26 कैसे लाया है, तो इसमें अगर देखिए तो 5 चौक क्या होता है 20 होता है, 3 दूनी 6, तो 20 और 26, 6 को जोड़ो 26 आ गया, 8 चौक 32 और 6 पचे 30, 32 से हो गया। तो 8 3 24 हो गया, 24 और यहाँ पे 8 3 24 हो गया, 7 पचे 35, ये दोनों को ऐड किए तो 59 आ जाएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। ये क्वेश्चन तो काफ़ी ईजी होता है, इससे थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। इसको अगर आप लोग बनाइए तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्लियर है। चलिए ये क्वेश्चन है, आप लोगों को देखिए, इसको अगर आप लोग बनाते हैं ना तो इसका अगर क्वेश्चंस बनाइएगा तो इसके जो 96 का राइट आंसर आ जाएगा। तो ये तो क्वेश्चन रुकिए इसको बनाइएगा तो थोड़ा सा टाइम टेकन है, इसको राइट आंसर ए आ जाएगा। इसको थोड़ा टाइम टेकन वाला है, इसलिए मैं भी स्किप कर रहा हूँ इसका। अब देखता हूँ कुछ और भी क्वेश्चन है क्या। देखिए रमन कक्षा में 10 विद्यार्थी, रमन कक्षा का 10वां विद्यार्थी, वो अपनी कक्षा में ऊपर से 16वें स्थान से नीचे से 49वें स्थान पे कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या होगी। तो देखिए कुछ मत के 16 है, प्लस क्या है 49 है, माइनस क्या करेंगे 1 करेंगे, तो टोटल लिखेंगे 65 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 64 आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। अब ये बच गया। तो फ्रेंड इसमें अगर आप लोग बनाते हैं ना तो इसमें आप लोग को देखना पड़ेगा। तो इसमें कथन ये आप लोग का इनक्वलिटी का क्वेश्चन है। तो देखिए आर इज ग्रेटर देन एन है क्या, तो देखिए आर आप लोग यहाँ पे पहला कैंसिल कर देंगे, यू इज ग्रेटर देन एम है, तो देखिए यू आप लोग हाँ बिल्कुल सही है, तो सेकंड सही आ जाए आप लोग का। थर्ड देखिएगा तो थर्ड भी आप लोग गलत है, केवल निष्कर्ष 2 सही होगा। चलिए एक रेडियो सामर्थ यानी कि एक रेडियोधर्मी समर्थानिक का अर्ध आयु 10 दिन है, तो 40 दिनों के बाद प्रारंभिक मात्रा का कितना अंश शेष रहेगा। फ्रेंड्स ये अगर आप लोग हाफ लाइफ पीरियड पढ़े हैं क्लास 12th में तो उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन है। तो इसके लिए फार्मूला होता है एन इक्वल टू क्या करिए 40 को इससे डिवाइड करिए, कितना आ रहा 40 आ रहा 4 आ रहा। अब इसके लिए फार्मूला क्या कीजिएगा ना 1/2 आया था, इसके पर पावर क्या कीजिए n कर दीजिएगा, तो 1/2 को पावर करेंगे तो यहाँ 16 आ जाएगा, तो 1/16 आ जाएगा, तो 1/16 ऑप्शन बिल्कुल, तो ऑप्शन में डी को क्लिक कर देंगे। लास्टली एक तारा जो लाल रंग का दिखाई देता है वह नीले रंग के तारे इसकी तुलना में क्या होता है, हमेशा याद रखें उसकी तुलना में कम गर्म होगा। क्या होगा, कम गर्म होगा। चलिए फ्रेंड्स ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन। कैसा लगा 100 क्वेश्चन सीरीज को। मैं आप लोग देखिएगा प्लेलिस्ट में जाकर मैं बहुत सारे एनटीपीसी का सेट को बताऊँ, और आई थिंक पूरे देखिएगा। मैं प्लेटफॉर्म बुक को इसलिए बताता हूँ क्योंकि प्लेटफॉर्म बुक का कंटेंट काफ़ी बढ़िया रहता है, इसमें क्वेश्चन का लेवल और सारे पेपर के टच लायक रहता है, इसलिए मैं देखूँगा इसमें पूरा 1 से लेकर 30 सेट तक मैं बताया हूँ, और डिस्कशन में पूरा भी किया हूँ। साथ में एनटीपीसी का जो भी क्वेश्चन आए मैं सारे को बताऊंगा, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीएस हो, चाहे करंट हो, मैं सारे को ट्रिक्स से, चाहे जो भी मेरे अंदर नॉलेज था मैं सारे को सारे देने का प्रयास करूँ। ये हमारा आज का लास्ट वीडियो रहा, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर है। चलिए थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। और फ्रेंड किसी तरह का अगर आप लोग इशू है तो आप लोग हमारे चैनल पर कॉल कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। हमारा नाम अगर आप लोग को पता है तो देख लीजिए क्या है। क्लियर है। सागर कुमार है। नंबर जानना चाहते हैं तो देखिए 9852426772 है। अगर आप लोग एएलपी का भी प्रिपरेशन करते हैं या एनटीपीसी का, ग्रुप डी का, कुछ का भी प्रिपरेशन करते हैं, कॉल कर सकते हैं आप हमसे। क्लियर है। चलिए थैंक यू सो मच, होप फॉर द बेस्ट।